नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में यातायात से पूछे जाने वाले कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया था। अब मैं उसी वीडियो का अगला हिस्सा ये जारी कर रहा हूँ, जिसमें रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले यातायात से कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार दोहराया जाता है उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब कोई नया सिग्नल लगाया जाता है या स्थान बदला जाता है तो सतर्कता आदेश को डैश अवधि के लिए दिया जाता है। यानी कि जब कोई किसी सेक्शन में नया सिग्नल लगाते हैं, चाहे स्टार्टर सिग्नल हो या कोई भी सिग्नल जब हम नया लगाते हैं तो सतर्कता आदेश यानी कॉशन ऑर्डर को हम लोग कितने अवधि के लिए देते हैं? 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन या 16 दिन? तो इसका जवाब है 15 दिन के लिए देते हैं। ठीक है, जब हम लोग कॉशन नया सिग्नल लगाया जाता है, नया सिग्नल कैसे लगाया जाता है सारा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और वीडियो जारी करके। तो हम लोग अभी जानते हैं, जब नया सिग्नल लगाते हैं हम लोग तो कॉशन ऑर्डर जारी करते हैं। लगातार 15 दिन तक उस सेक्शन में चलने वाले सभी गाड़ियों के लिए हम लोग उस सिग्नल के संबंध में कॉशन ऑर्डर जारी करेंगे, T409 जारी करेंगे। कॉशन ऑर्डर का फॉर्म नंबर है T409, वह इंग्लिश में है ये। अगला प्रश्न है, सिग्नल साइटिंग समिति डैश में एक बार फुटप्लेट निरीक्षण करती है। यानी कि सिग्नल साइटिंग समिति, सिग्नल ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ड्राइवर तो गाड़ी रोज लेके जाता है, ठीक है, तो उसको सिग्नल ठीक से दिखता है कि नहीं। हो सकता है बारिश के वजह से आसपास के पेड़ में झाड़ियाँ निकल आती है, उन झाड़ियों के वजह से सिग्नल ना दिखे, तो इसके लिए एक समिति होता है, सिग्नल सेटिंग समिति। तो सिग्नल सेटिंग समिति कितने दिनों में एक बार फुट प्लेट निरीक्षण करता है? तो इसका आंसर है, ये सिग्नल सेटिंग समिति 3 माह में एक बार फुट प्लेट निरीक्षण करता है। अब आपको बता दें कि सिग्नल सेटिंग कमिटी जो होता है उसमें 3 सदस्य होता है। एक होता है TI ट्रैफिक इंस्पेक्टर, दूसरा होता है LI लोको इंस्पेक्टर और तीसरा होता है सिग्नल का इंस्पेक्टर, सिग्नल इंस्पेक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रीफाइड सेक्शनों में TRD का भी इंस्पेक्टर सिग्नल सेटिंग समिति में शामिल होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, MAS सहित यानी कि मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइटिंग सिग्नल सिस्टम में B श्रेणी स्टेशन पर सिग्नलों का न्यूनतम उपकरण क्या है? यानी कि मिनिमम सिग्नल कितना होगा किसमें? B क्लास स्टेशन में, जहां पर मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम कार्यरत है। तो B क्लास स्टेशन में जहां मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम कार्यरत होता है वहां पर मिनिमम सिग्नल होता है डिस्टेंट, होम और स्टार्टर। यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है। दूरस्थ, होम और स्टार्टर। दूरस्थ मतलब डिस्टेंस, होम और स्टार्टर, 3 मिनिमम सिग्नल होना चाहिए B क्लास स्टेशन में। तीसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, MAS सहित क्लास B स्टेशन पर जहां BSLV उपलब्ध है, BSLV का पूरा नाम क्या है? मैंने पिछला वीडियो में बताया था आप लोगों को। BSLV का पूरा नाम है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ठीक है, तो मल्टीपल एस्पेक्ट सहित MAS सहित क्लास B स्टेशन पर जहां BSLV उपलब्ध है वहां क्या होता है? वहां सबसे बाहरी पॉइंट ट्रेलिंग पॉइंट होता है, कोई पॉइंट नहीं होता है, या A या B दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C, A और B दोनों। यानी कि BSLV कहाँ उपलब्ध होता है? B क्लास स्टेशन में BSLV होता है डबल लाइन में। ठीक है,
तो बी क्लास डबल लाइन स्टेशन में BSLV का प्रावधान होता है। कहाँ पर? जहाँ पर सबसे बाहरी पॉइंट फेसिंग पॉइंट ना होकर के ट्रेलिंग पॉइंट है अथवा कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड यानी कि पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ ख़त्म होता है इसकी जानकारी देने के लिए BSLV का प्रावधान किया गया है। होम सिग्नल से BSLV तक की दूरी कितना से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि हम लोग ब्लॉक ओवरलैप का यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम करेगा। ब्लॉक ओवरलैप का जो डिस्टेंस होता है वो 400 मीटर होता है। 2 एस्पेक्ट में 400 मीटर होता है और मल्टीपुल एस्पेक्ट में 180 मीटर होता है। तो होम सिग्नल से BSLV तक की दूरी, ठीक, अभी तो मल्टीपुल एस्पेक्ट चलता है हर जगह, इसीलिए इसका आंसर हम लोग मारेंगे 180 मीटर, यानी कि बी नंबर। होम सिग्नल से BSLV तक की दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, होम सिग्नल लीवर या स्विच को डैश से गुजरने के बाद सामान्य किया जाएगा। ठीक है, होम सिग्नल लीवर या स्विच को डैश के गुजरने के बाद सामान्य किया जाएगा। क्या सिर्फ इंजन गुजरेगा सामान्य करेंगे? बी, पूरी गाड़ी गुजरेगा तब सामान्य करेंगे? प्रथम वाहन गुजरेगा तब सामान्य करेंगे? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है कि जब तक कि पूरी का पूरी गाड़ी नहीं गुजर जाती है तब तक हम लोग होम सिग्नल लीवर, स्विच, पॉइंट कुछ भी नॉर्मल नहीं करेंगे। जिस गाड़ी के लिए जो सेट किए हुए हैं वो जब तक पूरी की पूरी गाड़ी नहीं गुजर जाती है हम होम सिग्नल को का पॉइंट, स्विच, लीवर कुछ भी नॉर्मल नहीं करेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, सड़क उपयोक्ताओं की शिकायतों से बचने के लिए गाड़ी के आगमन से पहले फाटक को डैश मिनट के लिए बंद करना सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश रोक सिग्नल को विलंबित किया जा सकता है। ठीक है, पहले हम प्रश्न को समझाते हैं आप लोगों के सामने। जैसे लेवल क्रॉसिंग गेट है, ठीक है, लेवल क्रॉसिंग गेट को हम लोग बंद करते हैं, फाटक बंद करते हैं गाड़ी आने से पहले। तो कई परिस्थिति ऐसा आता है जब फाटक बहुत देर तक बंद रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में लेवल क्रॉसिंग गेट में फंसे जो पब्लिक होते हैं, रोड यूजर्स होते हैं, वो लोग हल्ला करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। ठीक, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि लेवल क्रॉसिंग गेट 15 मिनट से ज़्यादा बंद ना हो। ठीक है, इसका आंसर 15 मिनट होगा। 15 मिनट से ज़्यादा बंद ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए होम सिग्नल को हम लोग विलंब से ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी गाड़ी के लिए ऑफ किए गए सिग्नलों को केवल डैश जैसी आपात स्थिति में ऑन स्थिति में वापस लाया जा सकता है। ठीक, पहले प्रश्न को समझाते हैं। जब किसी गाड़ी के लिए को रिसीव करने के लिए हम लोग होम सिग्नल को ऑफ कर दिए, ठीक, या फिर गाड़ी के प्रस्थान के लिए हम लोग स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल दे दिए, ठीक है, तो उसको हमको फिर से आपात स्थिति में यानी कि फिर से ऑन स्थिति में करना है। ठीक, तो ऐसी कौन सी स्थिति होगा जब हम ऑन स्थिति में कर सकते हैं? ठीक है, तो रेलवे में ऐसा नियम है कि जब किसी गाड़ी के लिए हम लोग सिग्नल ऑफ कर दिए हैं तो फिर से ऑन उसको नहीं करना है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए, ठीक, ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या ऑप्शन है। सेक्शन नियंत्रक के अनुदेशों का पालन करने के लिए सेक्शन कंट्रोलर बोल दिया कि सिग्नल को ऑन कर दीजिए, ठीक, तो उसका अनुदेश का पालन करने के लिए हम लोग ऑन कर देंगे। बी नंबर है, स्टेशन मास्टर के अनुदेशों का पालन करने के लिए स्टेशन मास्टर केबिन मैन को बोल दिया कि आप सिग्नल ऑन कर दीजिए, तो ऑन कर देंगे। तीसरा सी नंबर ऑप्शन है, टिकट जारी करने के लिए पैसेंजर है, बिना टिकट यात्री है, तो उसके लिए टिकट जारी करने के लिए हम लोग सिग्नल ऑन कर देंगे। या फिर दुर्घटना निवारित करने के लिए
या दुर्घटना बचाने के लिए सिग्नल ऑन करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जब तक कोई दुर्घटना की आशंका न हो कि गाड़ी आएगी तो दुर्घटना हो जाएगा, ठीक, तब तक हम ऑफ किए गए सिग्नल को फिर से ऑन स्थिति में नहीं करेंगे, यानी कि ऐसी आपात स्थिति होगा दुर्घटना बचाने की स्थिति में। ठीक है, जब सिग्नल हम ऑफ कर दिए हैं तो सेक्शन नियंत्रक, सेक्शन कंट्रोलर बोलेगा कि फिर से ऑन कीजिए, तो हम ऑन नहीं कर सकते हैं। या फिर स्टेशन मास्टर बोल दिया कि ऑन कर दीजिए, तो केबिन मैन ऑन नहीं कर सकता है। क्यों? यदि अचानक ऑन करेगा, सिग्नल ऑफ है, पिछला उसको 2-3 सिग्नल पहले से ड्राइवर को पता चल जाता है कि अगला सिग्नल का एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, तो कोई सिग्नल हम ग्रीन किए हुए हैं, ड्राइवर पहले से उसको पता चल रहा है कि मेरा अगला सिग्नल ग्रीन है। ठीक, अचानक हम उसको ऑन कर देते हैं, यानी कि रेड कर देते हैं, तो क्या होगा? ड्राइवर अचानक देखेगा सिग्नल रेड हो गया, वो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करेगा और वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। इसीलिए हम लोग ऑफ किए गए सिग्नल को फिर से ऑन तभी करेंगे जब कोई बड़ी दुर्घटना की आशंका हो और उसको बचाने के लिए हम सिग्नल को फिर से ऑन कर सकते हैं। प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए एडवांस स्टार्टर सिग्नल को वापस लाने के बाद जब तक लोको पायलट को संचार के सुरक्षित साधन या लिखित मेमो द्वारा सूचित नहीं किया जाता है, तब तक स्टेशन मास्टर डैश नहीं करेगा। यानी के लिए हम लोग इस प्रश्न को पहले समझते हैं। गाड़ी के प्रस्थान के लिए स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल हमने दे दिया है। गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी निकल रहा है, ठीक, तो हमको फिर से क्या काम नहीं करना है, कब तक? जब तक ड्राइवर गार्ड का हमको सूचना नहीं मिल जाता है। दूसरी गाड़ी के लिए लाइन क्लियर प्राप्त नहीं करना है, मार्ग के पॉइंटों को नहीं बदलना है, दूसरी गाड़ी के लिए लाइन क्लियर नहीं देगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, मार्ग के लिए कोई भी पॉइंट हम लोग ऑपरेट नहीं करेंगे, मार्ग का पॉइंट चेंज नहीं करेंगे जब तक ड्राइवर गार्ड का सूचना हमको नहीं मिल जाता है कि पूरी की पूरी गाड़ी आउट हो गई है। ऑटोमेटिक सिग्नल के सिवाय फिक्स्ड सिग्नल अपनी सामान्य स्थिति में रहेगा तो क्या संकेत देगा? ऑटोमेटिक सिग्नल के सिवाय फिक्स्ड सिग्नल अपनी सामान्य स्थिति में कौन सा संकेत देता है? ठीक है, तो सामान्य स्थिति में सबसे प्रतिबंधित पहलू, यानी कि सबसे मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड जो एस्पेक्ट होता है उसको देता है सामान्य स्थिति में। परंतु यहाँ ऑटोमेटिक सिग्नल के सिवाय लिखा है, यानी कि ऑटोमेटिक सिग्नल जो होता है वो सामान्य स्थिति में प्रोसीड का सिग्नल देता है, ग्रीन सिग्नल रहता है सामान्य स्थिति में ऑटोमेटिक सिग्नल का। लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नल को छोड़ करके बाकी जो भी सिग्नल है, जैसे हमारा एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में होम सिग्नल है, स्टार्टर सिग्नल है, ये सारे सिग्नल है सामान्य स्थिति में कैसा रहेगा? रेड रहेगा, यानी कि स्टॉप का ये रहेगा। और जो वार्नर सिग्नल है, डिस्टेंस सिग्नल है, ये सब सामान्य स्थिति में कैसी स्थिति में रहेगा? यानी कि मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड। डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य स्थिति क्या है? मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, वो कॉशन शो कर सकता है, यानी कि 1 येलो उसका मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एस्पेक्ट है। लोको पायलट स्टेशन से प्रस्थान को नियंत्रित करने वाले सिग्नलों के ऑफ होने पर भी अपनी गाड़ियों को उन स्टेशनों पर रोकेंगे जहां डैश में उसका रुकना निर्धारित है। ठीक है, सामान्य स्थिति मतलब गाड़ी के लिए सिग्नल को ग्रीन किया हुआ है पहले से, ठीक, फिर भी वो रुकेगा यदि WTT में WTT का पूरा नाम है वर्किंग टाइम टेबल। वर्किंग टाइम टेबल में ये वहाँ पर गाड़ी का स्टॉपेज है तो वो गाड़ी को रोकेगा, बशर्ते उसका सिग्नल को ग्रीन क्यों न कर दिया हो, यानी कि ग्रीन भी रहेगा तो भी वहाँ पर वो गाड़ी को रोक के चलाएगा।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिंगल लाइन पर रुकने वाली गाड़ी के आने के तुरंत बाद डैश के कांटों को व्यस्त लाइन के विरुद्ध सेट किया जाएगा। कौन सा कांटे को? सिंगल लाइन में कौन सा कांटे को? जब कोई गाड़ी आ जाती है, किसी लाइन में रुक जाती है, तो किन किन पॉइंटों को हम लोग उन लाइन के विरुद्ध, यानी कि रूल नंबर जीआर का रूल नंबर है 5.19, तो 5.19 के आधार पर उन जिस लाइन में गाड़ी आती है उस लाइन के विरुद्ध हम कांटों को सेट करते हैं। कौन कौन सा कांटा? सिंगल लाइन में हम लोग दोनों सिरों के कांटों को उस लाइन के विरुद्ध सेट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है दोनों सिरे के कांटे को उस लाइन के विरुद्ध सेट करना है। अगला प्रश्न क्या है, डबल लाइन पर गाड़ी स्टेशन पर आने के बाद तुरंत इसके पॉइंट डैश के विरुद्ध बदलना चाहिए। तो डबल लाइन में पीछे के कांटे को, कौन सा कांटा? पीछा कांटा, यहाँ की पॉइंट, पीछे के पॉइंट को हम लोग जिस लाइन पर गाड़ी आती है उस लाइन के विरुद्ध सेट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 के बाद 37। यदि सभी लाइनें यात्री गाड़ी से अवरुद्ध हो और जब किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लियर दिया गया हो तो कांटों को डैश की ओर सेट किया जाए। ठीक, अभी हम लोग ऊपर के देखें कि जब सिंगल लाइन में कोई गाड़ी आती है तो उसके दोनों सिरों के कांटे को, और डबल लाइन में कोई गाड़ी आती है, डबल लाइन सेक्शन में कोई गाड़ी आती है, ठीक, तो उसके पिछले कांटे को उस लाइन के विरुद्ध सेट करते हैं। ठीक, यानी कि कोई पिछला, पहले से कोई गाड़ी, पीछे से कोई गाड़ी यदि भाग करके या सिग्नल को ओवरशूट करके आता है तो उस लाइन पर खड़ी गाड़ी को वो धक्का नहीं मारे, इसके लिए उसको उस लाइन के विरुद्ध कोई और लाइन सेट करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि सभी लाइनों में यात्री गाड़ी, ठीक, पूरा रूल को हम समझाते हैं पहले। जब किसी लाइन में गाड़ी खड़ी रहती है तो कांटे को उस लाइन के विरुद्ध सेट करना है। ठीक, तो उस लाइन के विरुद्ध किसमें सेट करना है? जिसमें कम से कम कैजुअलिटी हो। ठीक, यदि किसी कारणवश धक्का लगती है, पिछला आने वाली गाड़ी से तो किसी का धक्का लगती है, तो कम से कम कैजुअलिटी हो, यानी कि कोई यात्री गाड़ी है यदि तो उसकी ओर नहीं करना है। मालगाड़ी लगा, सभी लाइनों में पहला तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि कोई लाइन यदि खाली है उस लाइन की ओर पॉइंट सेट करेंगे। यदि सभी लाइनों में गाड़ी है तो उस लाइन की ओर सेट करेंगे जिस लाइन में मालगाड़ी खड़ी है। यदि सभी लाइनों में पैसेंजर ट्रेन है, मालगाड़ी किसी में नहीं, ठीक है, तो उस लाइन की ओर सेट करेंगे जिस पर उस पैसेंजर गाड़ी का, खड़ी पैसेंजर गाड़ी का इंजन उस ओर मुख करके। क्यों? क्योंकि इंजन बहुत भारी होता है। इंजन से जब किसी गाड़ी का धक्का लगेगा तो इंजन उसके स्पीड को कंट्रोल करेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा। ठीक, इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि मुख्य लाइन और इंजन के सम्मुख, लूप लाइन और इंजन के सम्मुख, मुख्य लाइन और एसएलआर के सम्मुख, लूप लाइन और एसएलआर के सम्मुख। तो इसका आंसर होगा लूप लाइन की ओर सेट करेंगे। क्यों लूप लाइन की ओर सेट करेंगे? क्योंकि लूप लाइन की ओर सेट करने से उसका स्पीड कंट्रोल हो जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट प्रत्येक मोटर प्रचालित कांटों के प्रचालन के बाद स्टेशन मास्टर द्वारा यह देखने के लिए कि पॉइंट कार्यचालन स्थिति में है या नहीं है, इस संकेत की जांच करेगा। कौन सा संकेत? यदि एन और आर ये दोनों में से कोई एक, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। ठीक, एन और आर का संकेत, यानी कि एन बत्ती जला कि नहीं या आर बत्ती जला कि नहीं। रिवर्स हुआ तो, यदि रिवर्स कर रहे हैं तो आर बत्ती जलेगा और नॉर्मल कर रहे हैं तो एन बत्ती जलेगा। सिंगल लाइन पर
सिग्नल ओवरलैप डैश से गिना जाता है। सिग्नल ओवरलैप कहाँ से गिना जाता है? सिंगल लाइन में सम्मुख पॉइंट से, ट्रेलिंग पॉइंट से, या सम्मुख छोर पॉइंट से, या होम सिग्नल से। तो सिंगल लाइन में हम लोग ट्रेलिंग पॉइंट से सिग्नल ओवरलैप की गणना करते हैं। ठीक, आपको थोड़ा बताते हैं सिग्नल ओवरलैप क्या किसको कहते हैं। ये मान लीजिए सिंगल लाइन सेक्शन है, आपको बताते हैं। ये मान लीजिए एक सिंगल लाइन सेक्शन है, यहाँ एक स्टेशन है, ठीक है। यहाँ स्टार्टर सिग्नल है, यहाँ पर एडवांस स्टार्टर सिग्नल है, यहाँ पर होम सिग्नल है, ठीक है। तो होम सिग्नल जब ऑफ करते हैं तो कहाँ तक साफ देखते हैं? सिर्फ स्टार्टर सिग्नल तक या उससे भी आगे? तो उससे भी आगे हम लोग साफ देखते हैं। कहाँ तक? सिग्नल ओवरलैप की दूरी तक। यानी कि यदि कोई गाड़ी स्टार्टर तक खड़ी करना है हमको, तो स्टार्टर तक ही नहीं वरन उससे आगे का जो दूरी जहाँ तक साफ देखेंगे उसको सिग्नल ओवरलैप की दूरी कहते हैं। और ये सिग्नल ओवरलैप सिंगल लाइन में सबसे बाहरी जो ट्रेलिंग पॉइंट होता है, इस ट्रेलिंग पॉइंट से सिग्नल ओवरलैप की दूरी काउंट करते हैं। और ये ट्रेलिंग पॉइंट से 120 मीटर की दूरी को काउंट करना है, ठीक है। कहाँ से देखते हैं? तो सिंगल लाइन में ये सम्मुख आपका ट्रेलिंग पॉइंट से सबसे अंतिम, सबसे बाहरी जो ट्रेलिंग पॉइंट है वहाँ से सिग्नल ओवरलैप की दूरी काउंट किया जाता है सिंगल लाइन में। जबकि डबल लाइन में ये दूरी वहाँ से काउंट नहीं करते हैं, वो स्टार्टर सिग्नल से आगे की दूरी काउंट करते हैं। बहुसंकेती व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप कितना मीटर से कम नहीं होना चाहिए? तो ये जो अभी अभी हमने बताया, ये 120 मीटर से कम नहीं होना चाहिए सिग्नल ओवरलैप की दूरी। अगला है शंटिंग प्रयोजन के लिए डैश सिग्नलों का उपयोग नहीं किया जाएगा। शंटिंग का काम करने के लिए हम लोग किस किस सिग्नल का उपयोग कर सकते हैं, किस किस का नहीं कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ। आउटर, होम, लास्ट स्टॉप सिग्नल, ये तीनों का उपयोग हम लोग शंटिंग काम के लिए नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी, ठीक है। शंटिंग कार्य के लिए, शंटिंग प्रयोजन के लिए हम लोग आउटर सिग्नल, होम सिग्नल या लास्ट स्टॉप सिग्नल को का उपयोग नहीं करना है, ठीक। शंटिंग काम के लिए हम लोग शंट सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल, यदि वो लास्ट स्टॉप सिग्नल नहीं है उस परिस्थिति में स्टार्टर सिग्नल का भी उपयोग कर सकते हैं यदि वो फ्री है। फ्री करने का मतलब ऐसे सामान्य परिस्थिति में स्टार्टर सिग्नल एडवांस स्टार्टर के साथ यानी कि लास्ट स्टॉप सिग्नल के साथ इंटरलॉक्ड रहता है। स्टार्टर सिग्नल को तभी ऑफ किया जा सकता है जब हम लोग एडवांस स्टार्टर सिग्नल को ऑफ करेंगे, ठीक। लेकिन कहीं कहीं शंटिंग पर्पस के लिए स्टार्टर सिग्नल को फ्री रखा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में स्टार्टर सिग्नल का उपयोग हम लोग शंटिंग के लिए कर सकते हैं। तो शंटिंग के लिए कौन कौन सा सिग्नल का उपयोग कर सकते हैं? तो शंट सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल, ठीक। परंतु हम लोग किसका किसका उपयोग नहीं करेंगे? आउटर, होम और लास्ट स्टॉप सिग्नल का उपयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, क्या शेडिंग लगाना अनिवार्य है जहां स्टेशन की तरफ डैश से अधिक ढाल हो? तो कैश शेडिंग, स्लिप शेडिंग, ये सबसे सब टॉपिक से संबंधित हम वीडियो बनाएंगे, आप हमको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। मेरा चैनल आनंद नॉलेज खजाना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो पहले अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिक्र के बारे में बात कर रहे हैं, आगे हम लोग एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। कैश शेडिंग लगाना अनिवार्य है जहां स्टेशन की तरफ डैश से अधिक ढाल हो। तो कैश शेडिंग कैसे, कहाँ लगाया जाता है? ए 180 मीटर से में 1 मीटर,
100 में 1, 160 में 1 या 400 में 1। तो इसका सही आंसर है 180 में, ओनली 80 में 1। 80 में 1 कहने का मतलब है, अच्छा पहले ये बताते हैं कि कैश शेडिंग लगाया कहाँ जाता है। कैश शेडिंग लगाया जाता है ग्रेडियंट सेक्शन में। ग्रेडियंट सेक्शन ऐसा ग्रेडियंट सेक्शन जहाँ पर ब्लॉक सेक्शन अप में है, ब्लॉक सेक्शन अप में है और कोई स्टेशन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्टेशन है। तो कल्पना करो ये होम सिग्नल है कि यदि कोई गाड़ी ब्लॉक सेक्शन से लुढ़क करके अनकंट्रोल होकर के आ रही है और स्टेशन में यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक, तो क्या करेगा, ये ब्लॉक सेक्शन से लुढ़क के आ रही गाड़ी स्टेशन में खड़ी गाड़ी को ठोकर मार देगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन सेक्शन को बचाने के लिए एक अलग से यहाँ से एक साइडिंग निकालते हैं, ठीक, इसको कैच साइडिंग बोला जाता है। इस साइडिंग की लंबाई एक ट्रेन लेंथ के लंबाई के बराबर होता है, ठीक, इसी को कैच साइडिंग बोला जाता है। तो कैच साइडिंग लगाने के लिए वैसी जगह पर कैच साइडिंग का उपयोग लगाया जाता है जहाँ पर ग्रेडियंट कितना हो, 80 में से 1। 80 में 1 कहने का मतलब 80 मीटर यदि चलेंगे तो 1 मीटर ऊंचाई ग्रेडियंट डाउनफॉल होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग लगाते हैं कैच साइडिंग, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आज यहीं तक रखते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे फिर कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो के क्वेश्चन के साथ आएंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।